Hello friends, welcome to the Computer Insights. In this video, we will discuss previous year questions related to C++. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपका आया हुआ है जनवरी 2017 में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ओवरलोडेड फंक्शंस इन C++? And the options are: compiler sets up a separate function for every definition of function. Compiler does not set up a separate function for every definition of function. Overloaded functions cannot handle different types of objects, and overloaded functions cannot have same number of arguments. And the answer is compiler sets up a separate function for every definition of function. ठीक है, अगर डिफरेंट डेफिनेशंस है सेम नेम ऑफ फंक्शन से तो उन्हें वो सेपरेट कंसीडर करता है. ठीक है, और ओवरलोडेड फंक्शंस कैन नॉट हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इट इज फॉल्स, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकता है, पास कर सकते हैं हम किसी भी फंक्शन को. ठीक है, और कैन नॉट हैव सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपके पॉसिबल हैं अगर डेटा टाइप डिफरेंट है. अगर डेटा टाइप सेम है तो सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पॉसिबल नहीं है, उसमें आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर्स हैव डैश रिटर्न टाइप, वॉइड, कैरेक्टर, इंटीजर एंड नो. एंड द आंसर इज नो. कंस्ट्रक्टर्स का कभी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड भी नहीं होता है इवन. ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर है नो. A function template in C++ provides dash level of generalization. जो टेम्पलेट का कंसेप्ट है आपका, ये क्या आपको किस चीज को सपोर्ट करता है? जेनरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, और आप जेनरिक क्लासेस और फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में. ठीक है, तो जो फंक्शन टेम्पलेट है ये किस लेवल का जनरलाइजेशन प्रोवाइड करता है? इट इज सेकेंड लेवल. सेकेंड लेवल ऑफ जनरलाइजेशन इज प्रोवाइडेड बाय फंक्शन टेम्पलेट्स. नेक्स्ट इज, in C++, polymorphism requires inheritance only, virtual functions only, references only, or all of these: inheritance, virtual functions, and references. And the answer is inheritance, virtual functions, and references, all of these. ठीक है, पॉलीफॉर्मिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स. ठीक है, तो जब भी हम हायरार्की ऑफ क्लासेस लेते हैं तो वो रिलेटेड किससे होती हैं आपस में? इनहेरिटेंस से. और उनमें वर्चुअल फंक्शंस की रिक्वायरमेंट रहती है हमें, जब भी बेस क्लास में और डेराइव्ड क्लास में आपके पास सेम फंक्शन नेम है. ठीक है, तो उस कंसेप्ट में आपके पास वर्चुअल फंक्शंस की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं. और रेफरेंसेस में जब आप पॉइंट करें किसी भी बेस क्लास पॉइंटर को या डेराइव्ड क्लास पॉइंटर को, तो वहां पे आपके पास तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है. तो पॉलीमॉर्फिज्म रिक्वायर्स इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शंस एंड रेफरेंसेस. नेक्स्ट इज, if a function is friend of a class, which one of the following is wrong? A function can only be declared a friend by a class itself. Friend functions are not members of a class, they are just associated with it. Friend functions are members of class, and it can have access to all members of the class, even private ones. And the correct answer is फ्रेंड फंक्शंस आर मेंबर्स ऑफ द क्लास. ठीक है, फ्रेंड फंक्शंस क्लास के मेंबर्स नहीं होते हैं, दे आर जस्ट एसोसिएटेड विद दैट क्लास. ठीक है, तो जो एक क्लास होती है उसे उस क्लास, जो एक फंक्शन होता है उससे फ्रेंड जो है वो जो जिस भी क्लास में डिक्लेयर किया गया वो क्लास ही उसे एक फ्रेंड फंक्शन बनाती है, और वो मेंबर्स नहीं होते, सिर्फ एसोसिएटेड होते हैं उसके साथ. और फ्रेंड फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं सभी मेंबर्स को, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो. ठीक है, सभी को वो एक्सेस कर सकते हैं. और ये आपके पास रॉन्ग है. ठीक है, कि फ्रेंड फंक्शंस मेंबर्स होते हैं किसी भी क्लास के, वो मेंबर्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप ऑफ अ क्लास कंस्ट्रक्टर. Not of class type itself, class type itself, a destructor of class type, and a destructor of not of class type. And the answer is class type itself. अभी हमने पहले देखा था कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है. ठीक है, तो एक्सप्लिसिटली आपके कंस्ट्रक्टर्स का कभी भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन इम्प्लिसिटली रिटर्न टाइप होता है. ठीक है, तो क्लास कंस्ट्रक्टर का जो इम्प्लिसिटली रिटर्न टाइप होता है वो क्लास टाइप इटसेल्फ होता है. ठीक है, वो क्लास टाइप के ही मेंबर्स को रिसीव करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करते हैं, और अगर रिटर्न टाइप है वो भी क्या है आपका? क्लास टाइप ही है.
Next is when a method in a subclass has the same name and type signatures as the method in superclass, then the method in subclass dash the method in the superclass. ठीक है, अगर सब क्लास इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में आपके पास अगर सब क्लास और सुपर क्लास में सेम फंक्शन है जिसका नेम सेम है और सिग्नेचर सेम है, तो जो सब क्लास का फंक्शन है वो क्या करेगा, ओवरलोड करेगा, फ्रेंडशिप करेगा, इनहेरिट करेगा या ओवरराइड करेगा जो सुपर क्लास का फंक्शन है उसे. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर है ओवरराइड्स. फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपका डायरेक्टली होता है कि एक ही प्रोग्राम में आपके पास सेम फंक्शन नेम है. इनहेरिटेंस में आपके पास होता है फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट. ठीक है, जब आपके पास सब क्लास और में सेम फंक्शन है तो आपके पास हो गया फंक्शन ओवरराइडिंग. ठीक है, तो सुपर सब क्लास का फंक्शन ओवरराइड करता है सुपर क्लास के फंक्शन को. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन अ क्लास ग्रांट्स फ्रेंड स्टेटस टू अनदर क्लास. ठीक है, पहले हमने देखा एक फंक्शन को हमने फ्रेंड फंक्शन बना दिया एक पर्टिकुलर क्लास का. अभी आपके पास अगर क्लास ए और क्लास बी है तो एक क्लास ने दूसरी क्लास को अपना फ्रेंड बना लिया. ठीक है, तो इस केस में आपने देखना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है. द मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास जनरेटिंग फ्रेंडशिप कैन एक्सेस मेंबर्स ऑफ द फ्रेंड क्लास. ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास ग्रांटेड फ्रेंडशिप हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द मेंबर्स ऑफ द क्लास ग्रांटिंग द फ्रेंडशिप. Class friendship is reciprocal to each other. There is no such concept. And the correct answer is class friendship is reciprocal to each other. इसमें आपके पास क्या होता है, अगर एक क्लास दूसरी क्लास का फ्रेंड बन जाती है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फर्स्ट क्लास जो फ्रेंड बना रही है दूसरी क्लास को वो ही दूसरे के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, या जो फ्रेंड बन रही है वो जो सिंपल क्लास है उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है. ठीक है, इस केस में क्या होता है, अगर एक क्लास दूसरी क्लास का फ्रेंड बन जाती है तो वो दोनों क्लासेस एक दूसरे के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती हैं. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज क्लास फ्रेंडशिप इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, कि दोनों क्लासेस एक दूसरे के मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे. दिस क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग. इस लिस्ट में आपके पास कुछ टर्म्स दी हुई हैं और इस लिस्ट में आपके पास कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं. ठीक है, और इसको आपने मैच करना है. बेसिक टर्म्स है, इनहेरिटेंस मीन्स क्रिएटिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास. एनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस. एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग डिटेल्स. एंड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स यूजिंग सिमिलर ऑपरेशंस टू डू सिमिलर थिंग्स. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Next is which of the following is used to make an abstract class? Making at least one member function as pure virtual function, making at least one member function as virtual function, declaring as abstract class using virtual keyword, and declaring as abstract class using static keyword. ठीक है, वर्चुअल कीवर्ड और स्टैटिक कीवर्ड से हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनता है. हमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन लेना पड़ता है जिससे आपका क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होते हैं जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, और कंक्रीट क्लास आपकी वो क्लास होती है जिसके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं. ठीक है, और प्योर वर्चुअल फंक्शन आपका क्या डू नथिंग फंक्शन होता है जो बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ हमने उसे डिक्लेयर किया, डिफाइन हम उसे कर देते हैं इक्वल्स टू 0 से. ठीक है, so its answer is making at least one member function as pure virtual function. Next is consider the following two statements. A publicly derived class is a subtype of its base class. Inheritance provides for code reuse. ठीक है, तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या कोई भी करेक्ट नहीं है. ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, या ए इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है. ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, पब्लिकली डिराइव्ड क्लास जो है वो बेस क्लास का सब टाइप होती है और इनहेरिटेंस हमें कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं. सो द आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट. नेक्स्ट इज इन C++ which system provided function is called when no handler is provided to deal with an exception. ठीक है, तो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, ट्राई कैच थ्रो. ठीक है, जब भी कोई एक्सेप्शन आता है तो वो थ्रो हो जाता है और कैच कर लेता है, और उसमें जो भी हमारा कोड होता है वो उसे हैंडल करता है. इन केस हमारे पास कोई भी हैंडलर अवेलेबल नहीं है तो सिस्टम प्रोवाइडेड फंक्शन कौन सा है जो उसे हैंडल करेगा, टर्मिनेट. ठीक है, टर्मिनेट फंक्शन विल बी देयर
which will handle that at that time. Next is in C++, which of the following in C++ is inherited in a derived class from base class? C++ में derived class base class से क्या inherit करता है? कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, डेटा मेंबर्स और वर्चुअल मेथड्स. ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स आपके इनहेरिट नहीं होते हैं, और वर्चुअल मेथड्स में भी वर्चुअल कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास नहीं होते हैं, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स होते हैं, लेकिन वो भी इनहेरिट नहीं होते हैं. तो इनहेरिट आपका क्या होता है? डेटा मेंबर्स. Which of the following is incorrect in C++? When we write overload function, we must code the function for each usage. When we write function template, we code the function only once. It is difficult to debug macros. Templates are more efficient than macros. ठीक है, इनमें से कौन सा incorrect है? Our answer is D. Templates are more efficient. ये आपके तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. जब भी हम ओवरलोड करते हैं फंक्शन को, तो हर फंक्शन के लिए डिफरेंट कोड होता है, और जब भी हम फंक्शन टेम्पलेट लिखते हैं तो हमारा फंक्शन का कोड सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, और डिफिकल्ट होता है मैक्रोज को डीबग करना. ठीक है, टेम्पलेट्स आपके मोर एफिशिएंट नहीं है मैक्रो से, क्योंकि मैक्रोज आपके वहीं पे एक्सपैंड हो जाते हैं जहां पर भी हम उन्हें यूज करें, और टेम्पलेट्स में आपके कॉल करना और वापस रिटर्न करने का जो टाइम होता है वो लगता है. तो टेम्पलेट्स टेक लॉन्गर टाइम टू रन. ठीक है, सो दैट्स व्हाई टेम्पलेट्स आर less efficient than macros. Next is when the inheritance is private, the private methods in base class are dash in the derived class. जो आपके inheritance में private members होते हैं, base class में जो private members हैं, क्या वो accessible होंगे या inaccessible होंगे, या वो protected बन जाएंगे derived में, या वो public होंगे. ठीक है, तो जब भी हमारे पास private members होते हैं तो वो डेराइव क्लास में इनएक्सेसिबल होते हैं. ठीक है, और जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक होते हैं वो आपके एक्सेसिबल होते हैं. ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स इन द बेस क्लास आर इनएक्सेसिबल इन द डेराइव्ड क्लास. नेक्स्ट इज which of the following differentiates between overloaded functions and overridden functions? Overloading is a dynamic or runtime binding, and overridden is a static और compile time binding. ठीक है, ओवरलोडिंग क्या बताता है ये कि डायनामिक है, रन टाइम. ठीक है, ओवररिडन कंपाइल टाइम है. और सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ओवरलोडिंग आपका स्टैटिक है, कंपाइल टाइम है, और ओवररिडन आपका ओवरराइडिंग आपका डायनामिक है. Redefining a function in a friend class is called overloading, while redefining a function in derived class is called an overridden function. Redefining a function in a derived class is called function overloading, while redefining a function in a friend class is called overriding. तो फ्रेंड क्लास का तो इसमें हमारे पास कोई कंसेप्ट ही नहीं है ओवरलोडेड फंक्शंस और ओवररिडन फंक्शंस में. तो सी और डी आपका इनकरेक्ट हो गया. अब आपने चेक करना है ओवरलोडिंग आपका स्टैटिक है या डायनेमिक है. ओवरलोडिंग जो कंसेप्ट है दैट इज योर स्टैटिक कंसेप्ट. ठीक है, कंपाइल टाइम पे हमें पता चल जाता है, और ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आपका डायनेमिक बाइंडिंग का है. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओवरलोडिंग इज अ स्टैटिक और कंपाइल टाइम बाइंडिंग, एंड ओवरराइडिंग इज डायनेमिक और रन टाइम बाइंडिंग. Next question is which of the following is not a member of a class? Static function, friend function, constant function and virtual function. कौन सा फंक्शन इनमें से मेंबर नहीं होता क्लास का? सो आंसर इज फ्रेंड फंक्शन. आपका स्टैटिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और वर्चुअल फंक्शंस ये सभी आपके किसी भी क्लास के मेंबर्स होते हैं. Next is match the following with respect to input output classes in object oriented programming. F open, F close, F error, F EOF. This is open, close, error and end of file. So returns end of file, returns for any problem report, returns 0 and returns a file pointer. So the correct answer for this one is A. So this is
फाइल ओपन जब भी हम करते हैं तो वो एक फाइल पॉइंटर रिटर्न कर देता है जहां से हम लिखना शुरू करते हैं, राइट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फाइल पॉइंटर जहां पे रिटर्न हुआ वहां से हम शुरू करते हैं अपना जो भी करना है। फाइल जब भी हम फाइल क्लोज करते हैं, एट दैट टाइम इट गिव्स अस एंड ऑफ द फाइल। एफ एरर जब भी आपके पास आएगा तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम जो भी है वो रिपोर्ट कर रहा है, और ईओएफ आपका रिटर्न करता है 0, ठीक है। ईओएफ को हम चेक भी करते हैं समटाइम्स, इज नॉट इक्वल्स टू 0, वेदर इट इज इक्वल्स टू 0 और नॉट, ठीक है, जब भी हमने कुछ भी चीज से कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो एफ ओपन आपके पास फाइल पॉइंटर को रिटर्न करता है। Question number 19 is the control string in C++ consists of 3 important classifications of characters, and the options are escape sequence characters, format specifiers, and white space characters, special characters, white space characters, and non-white space characters, format specifiers, white space characters, and non-white space characters, special characters, white space characters, and format specifiers. And the answer is format specifiers, white space characters, and non-white space characters. Fine. So classification of characters in C++ is like format specifiers, white space characters, and non-white space characters. Next is a friend function can be used to avoid arguments between classes, allow access to classes whose source code is unavailable, and allow one class to access an unrelated class, none of the above. So out of these, answer is allow one class to access an unrelated class, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास 2 क्लासेस हैं, क्लास A एंड क्लास B। हमने एक फंक्शन लिया और उसे हमने एक क्लास का फंक्शन है, उससे दूसरी क्लास का हमने फ्रेंड बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम जिस क्लास का हमने उसे फ्रेंड बनाया उस क्लास का वो डाटा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन में बहुत से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। एक क्लास को हम दूसरी क्लास का फ्रेंड बना देते हैं, एक फंक्शन को हम सिंपल एक क्लास का फ्रेंड बना देते हैं, एक फंक्शन जो किसी क्लास का है उसे दूसरी क्लास का फ्रेंड बना देते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड फंक्शन आपका कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन वी पास एन एरे एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन, व्हाट एक्चुअली गेट्स पास्ड? एड्रेस ऑफ द एरे, values of the elements of the array, base address of the array, और number of elements of the array, ठीक है। हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, एरे भेज रहे हैं। एरे का नेम बेसिकली हम पास कर रहे हैं किसी भी फंक्शन को। एरे का नेम अगर हम बोलते हैं तो एरे के नेम से हम एक्सेस कर पाते हैं बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, ठीक है। कोई भी आपके पास एरे है तो एरे के नेम में बेसिकली आपके पास जो भी बेस एड्रेस होता है वो स्टोर्ड होता है, उससे हम उसे एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ द एरे के बजाय हम इसका आंसर देंगे बेस एड्रेस ऑफ द एरे, ठीक है। एड्रेस एक पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है, पूरे एरे का कोई एड्रेस नहीं होता, ठीक है। तो जो टर्म है वो होती है बेस एड्रेस ऑफ द एरे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पास कर रहे हम, वैल्यूज पास नहीं करें। एरे के नेम्स अगर आप मेंशन करते हैं तो उससे आपका मतलब होता है बेस एड्रेस ऑफ द एरे। Next is C++ actually supports the following 2 complete dynamic allocation systems, the one defined by C++ and other not defined by C. One defined by C and one specific to C++. Both are specific to C++. Both of them are improvements of C. And the answer is one defined by C and other specific to C++. Fine. तो इसमें आपके पास C में जो डिफाइंड था वो था पहले से कैलॉक, मैलॉक, फ्री एंड री एलॉक, ऑल ये सब आपके पास क्या थे, डायनामिक एलोकेशन सिस्टम्स में इंक्लूडेड थे सभी फंक्शंस। और जो आपके पास C++ में आए वो कौन से थे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो जो C में थे और जो आपके पास C++ में न्यू आए वो दोनों सपोर्ट करता है C++ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, ठीक है। Next is important advantage of using new and delete operations in C++ is allocation of memory, freeze the previous allocated memory, initialization of memory easily, allocation of memory and freeze the memory previously allocated.
ठीक है। न्यू आपका क्या करता है, एलोकेट करता है मेमोरी को डायनामिकली, और डिलीट आपका क्या करता है, जो भी मेमोरी पहले से एलोकेट हुई हुई है उसे फ्री करता है। ठीक है। सो एलोकेशन ऑफ मेमोरी इज रॉन्ग, फ्रीज द मेमोरी, दिस इज ओनली द वर्किंग ऑफ डिलीट एंड दिस इज ओनली द वर्किंग ऑफ न्यू। इनिशियलाइजेशन ऑफ मेमोरी इजिली, दिस इज नॉट द एडवांटेज ऑफ दीज टू. So advantage of new and delete is D. Allocation of memory and freeze the previous allocated memory. Next, dash allows to create classes which are derived from other classes so that they automatically include some of its parents members plus its own members. तो ऐसा कौन अलाउ करता है? Which concept of C++? Overloading, polymorphism, inheritance और encapsulation. कि जो आपके पास अपने फीचर्स हैं वो भी रहेंगे, वो भी आप ऐड कर सकते हो, और जो पेरेंट्स के फीचर्स हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो. ऐसी क्लासेस क्रिएट करना आपके पास फंक्शन अलाउ करता है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज सच कंसेप्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैनॉट बी ओवरलोडेड इन C++? इनमें से कौन सा ऑपरेटर ऐसा है जो C++ में ओवरलोड नहीं होता है? C++ में हमारे पास 5 ऑपरेटर्स होते हैं जो ओवरलोड नहीं हो सकते. फर्स्ट वन इज साइज ऑफ ऑपरेटर, सेकंड इज मेंबरशिप ऑपरेटर दैट इज डॉट, एंड देन वी हैव पॉइंट टू मेंबर ऑपरेटर दैट इज डॉट एंड स्टार. अनदर वन इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड फिफ्थ वन इज कंडीशनल ऑपरेटर. ठीक है, ये 5 ऑपरेटर्स हैं आपके पास जो C++ में ओवरलोड नहीं होते हैं. ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग से भी, तो आपको ये याद रखना है कि ये 5 ऑपरेटर्स हमारे ओवरलोड नहीं होते हैं. ठीक है, सो आउट ऑफ दीज 4 ऑपरेटर्स आर करेक्ट आंसर इज डी विच इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपका ओवरलोड नहीं होता है. और अगर हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ओवरलोडिंग करें तो 4 आपके पास ऑपरेटर्स और होते हैं जो आपके ओवरलोड नहीं होते हैं, जो आपके होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, फंक्शन कॉल ऑपरेटर, सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर एंड क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर. ठीक है, ये 4 ऑपरेटर्स आपके पास ओवरलोड नहीं होंगे अगर आप फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं. ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम सिंपल मेंबर फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं किसी भी क्लास के, और फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन के थ्रू अगर करते हैं हम तो ये 4 ऑपरेटर्स और ऐसे हैं जो ओवरलोड नहीं हो पाएंगे, जहां हम फ्रेंड फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं. और 5 वो ऑपरेटर्स थे जो आपके पास एक्चुअल में ओवरलोड होते ही. क्वेश्चन नंबर 26 है, एज्यूम दैट वी हैव कंस्ट्रक्टर फंक्शन फॉर बोथ बेस एंड डिराइव्ड क्लासेस. नाउ कंसीडर द डिक्लेरेशन मेन बेस स्टार p इज इक्वल टू न्यू डिराइव्ड. इसमें हम क्या ले रहे हैं, बेस क्लास का पॉइंटर ले रहे हैं और उसमें डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल रहे हैं. ठीक है, इन व्हाट सीक्वेंस द कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड. डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इज फॉलोड बाय बेस क्लास कंस्ट्रक्टर. Base class constructor is followed by derived class constructor. Base class constructor is never called and derived class constructor is never called. तो जब भी आपके पास बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है और डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, दोनों में कंस्ट्रक्टर्स हैं, तो सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर बेस क्लास का कॉल होता है. अगर आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस का केस है तो आपके पास यहाँ पे सपोज आपने डिराइव्ड क्लास ली और उसके बाद आपने फर्स्ट बेस क्लास स्पेसिफाई की, सेकेंड बेस क्लास स्पेसिफाई की, तब आपके पास फर्स्ट बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, फिर सेकंड बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फिर आपका डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. और इन केस आपके पास दोनों में से कोई एक क्लास वर्चुअल क्लास है, बेस क्लासेस में से दोनों में से कोई एक क्लास वर्चुअल क्लास है, तो वर्चुअल बेस क्लास चाहे वो पहले स्पेसिफाइड है चाहे वो बाद में स्पेसिफाइड है, सबसे पहले वर्चुअल बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर आपके पास ऑर्डिनरी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, और फिर डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विच इज फॉलोड बाय डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोड डिक्लेरेशन इज यूज्ड इन C++ टू ओपन अ फाइल फॉर इनपुट. सो दिस इज iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऐप. ये आपका यूज होता है जब भी हमने किसी भी फाइल में अपेंड करना है, ये नहीं होता है. और इस नेक्स्ट आपके पास iOS in जो आपका यूज होता है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, इनपुट फॉर द इनपुट. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डी.
Next is match the following with respect to C++ data types: user defined data type, built-in data type, derived type, and long double. So out of these, user defined data type is union, derived type is void, built-in type is void, derived type is pointer, and long double is qualifier. So the correct answer is user defined data type is union. So A with 2. So the answer is A. So the correct answer is A. Next is the mechanism that binds code and data together and keeps them secure from outside world is known as abstraction, inheritance, encapsulation, or polymorphism. तो आउटसाइड वर्ल्ड से कौन सिक्योर करता है? एनकैप्सुलेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट फीचर्स मेक C++ सो पावरफुल? इजी इंप्लीमेंटेशन, रीयूजिंग ओल्ड कोड, इजी मेमोरी मैनेजमेंट, और ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. तो इसमें से आपके पास सिर्फ एक नहीं है कोई भी. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ये सब मिलकर आपके C++ को पावरफुल बनाते हैं. इम्प्लीमेंटेशन इज इजी, रीयूज कर सकते हैं हम अपने कोड को, और मेमोरी मैनेजमेंट भी कंपैरेटिवली बहुत इजी है. सी से अगर हम कंपेयर करें, इजीली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं हम कोड को, इजी मेमोरी मैनेजमेंट है, और रीयूज कर पा रहे हैं अपने ही कोड को. ठीक है. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Members of a class specified as dash are accessible only to methods of the class. अगर आपके पास पब्लिक है कोई भी मेंबर, तो वो आपका आउटसाइड द क्लास भी यूज हो सकता है. और अगर आपके पास कोई भी मेंबर प्रोटेक्टेड है, तो उसे बेस क्लास और डेराइव क्लास भी यूज कर सकती है. तो प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं उन्हें सिर्फ उसी क्लास के मेथड्स ही यूज कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ए. Next is, which of the following statements are true? Function overloading is done at compile time. Yes, it is true. Function overloading जो होती है आपकी, वो compile time पर ही होती है. Protected members are accessible to the members of derived class. जो protected members होते हैं किसी भी base class के, उन्हें आप derived class के members के through access कर सकते हैं. Yes, it is true. A derived class inherits constructors and destructors. डिराइव क्लास बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स को इनहेरिट करता है? नहीं करता है. सो दिस इज फॉल्स. अ फ्रेंड फंक्शन कैन बी कॉल्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन. जो एक फ्रेंड फंक्शन होता है वो उसे हम एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही कॉल करते हैं. वो किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से कभी भी कॉल नहीं होता है. ठीक है. क्योंकि वो उस क्लास का फंक्शन नहीं होता है. बेसिकली वो सिर्फ उससे एसोसिएटेड होता है. तो हम उसे अगर मेन से कॉल करें तो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Nested class is a derived class. No, nested class is not a derived class. Nested class is different from derived class. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू. सो द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट इज अ डैश इज अ स्पेशल मेथड यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टांस वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास. मेंबर फंक्शन, डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर और स्ट्रक्चर. सो द आंसर इज कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हैं उन्हें इनिशियलाइज कर पाते हैं. ठीक है. जो भी क्लास के वेरिएबल्स हैं, ठीक, उन्हें अगर हमें डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना होता है, तो हम डिस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं. ठीक है. और मेंबर फंक्शन आपका सिंपल फंक्शन है, उसकी हेल्प से हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं जब भी आपका इंस्टांस क्रिएट हुआ. ठीक है. जब भी आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा उसे इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर करेगा. मेंबर फंक्शन की हेल्प से भी आप किसी भी वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन जब भी इंस्टेंस क्रिएट होगा उस टाइम पे अगर कर रहा है तो वो कंस्ट्रक्टर कर रहा है. ठीक है. सो द आंसर इज कंस्ट्रक्टर. हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर्स कैन अ क्लास हैव? एक क्लास में आपके पास कितने कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं? 0, 1, 2, एनी नंबर. एक क्लास में आपके पास एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स कैन बी देयर. ठीक है. आपके पास एक कंस्ट्रक्टर्स कितने तरह के होते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है आपके पास, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है. ठीक है. तो इनमें से आपके पास तीनों कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं एक क्लास में, और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स भी आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है. तो आपके पास नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं. इसे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोलते हैं. ठीक है. तो एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स कैन बी देयर इन अ क्लास.
When a language has the capability to produce new data types, it is said to be extensible, encapsulated, overloaded and none of the above. तो जब भी आपके किसी भी लैंग्वेज के पास ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वो न्यू डेटा टाइप्स को इंट्रोड्यूस कर सकता हो तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल. So the correct answer is number 36. Which of the following is true? A static member of a class cannot be inherited by its derived class. A static member of a class can be initialized only within the class it is a member of. A static member of a class can be initialized before an object of that class is created. Since static member of a class is actually a global element, it does not require a class or object qualifier to access it independently of class and object. तो जो आपका स्टैटिक मेंबर होता है ये आपका इनिशियलाइज होता है 0 से जब भी इसका एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. ठीक है, और इसके ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से पहले हमें इसे इनिशियलाइज करना होता है. ठीक है, तो आपकी एक ही कॉपी बनती है हमेशा स्टैटिक मेंबर की और वो सभी ऑब्जेक्ट्स उसी एक कॉपी को यूज करते हैं. और इसके स्टैटिक मेंबर की विजिबिलिटी आपकी विद इन द क्लास होती है, लेकिन इसका लाइफ टाइम जो होता है वो एंटायर प्रोग्राम होता है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं स्टैटिक मेंबर जो है वो इनहेरिट होते हैं डेराइव क्लास में. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज अ स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली विद इन द क्लास इट इज अ मेंबर ऑफ. तो जहां जिस क्लास का भी ये मेंबर है ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमें उसी क्लास में इसे इनिशियलाइज करना है. हम आउटसाइड द क्लास भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट के क्रिएशन से पहले इनिशियलाइज होना चाहिए. ठीक है, सो स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट एंड दिस इज सिंस स्टैटिक मेंबर्स ऑफ अ क्लास इज एक्चुअली अ ग्लोबल एलिमेंट, तो उसे हम क्लास और ऑब्जेक्ट क्वालिफायर के बिना ही एक्सेस कर सकते हैं. ऐसा नहीं है, हम उसे ऑब्जेक्ट यूज करके ही एक्सेस करते हैं जब भी हमने उसे स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना है. ठीक है, so C is the correct answer. Next is function overloading is a concept in which a function is used to implement lots of tasks at the same time. A function is called too many number of times by another function. A function provides common interface to the user to carry out possibly different functions in each call. A function is computationally too expensive for the system to handle. So the answer is C. यहाँ पे आपके पास क्या है कि फंक्शन अगर आपके पास बहुत सी बार अगर हम उसे कॉल करें किसी फंक्शन के थ्रू तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, ऐसा नहीं है. और फंक्शन अगर कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग है, ऐसा भी नहीं है. अगर हम उससे एक ही टाइम पे बहुत से काम करा रहे हैं वो फंक्शन ओवरलोडिंग है. दिस इज नॉट देयर एंड the correct answer is C, which says a function provides common interface to the user to carry out possibly different functions in each call. ठीक है, which of the following is true of constructor function in C++? A class must have at least one constructor. A constructor is a unique function which cannot be overloaded. A constructor must be invoked with the object name. A constructor is automatically invoked when an object is created. तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर इज डी. जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका रह गया है प्रिंट, तो यहाँ पे आपके पास आंसर इज डी. जब भी आपका कंस्ट्रक्शन फंक्शन, जब भी आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपका कंस्ट्रक्शन फंक्शन अपने आप ही ऑटोमेटिकली इन्वॉक हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास एक कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है. ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई. और आपके पास स्टेटमेंट इज अ यूनिक फंक्शन विच कैन नॉट बी ओवरलोडेड. ये एक ऐसा फंक्शन है जो ओवरलोड नहीं हो सकता. फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, कंस्ट्रक्टर्स भी आपके ओवरलोड हो सकते हैं. और आपके पास ये आपका इन्वोक करते हैं, हम जब भी कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर को तो ऑब्जेक्ट के नेम से करते हैं, ऐसा नहीं है. कंस्ट्रक्टर आपके अपने आप ही कॉल हो जाते हैं जब भी आप और एक किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो द आंसर इज डी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन C++? प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ बेस क्लास आर नॉट एक्सेसिबल बाय मेंबर्स ऑफ इट्स डेराइव्ड क्लास. सो दिस इज ट्रू कि प्राइवेट मेंबर्स जो हैं बेस क्लास के वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं डेराइव्ड क्लास में. प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ
base class are not accessible by members of its derived class. So this is not true. Base class specified is public. Public elements of base class becomes public member of its derived class. जब भी हम किसी भी बेस क्लास मेंबर्स का स्पेसिफायर हम पब्लिक रखते हैं तो वो पब्लिक मेंबर्स हो जाते हैं डिराइव क्लास में. सो इट इज करेक्ट. व्हेन बेस क्लास एक्सेस in last is when base class access specified is public, protected elements of base class becomes protected members of its derived class. yes, अगर protected members हैं base class के तो वो protected member ही बनते हैं derived class में भी जाके. ठीक है, तो आपके पास जो ट्रू नहीं है वो है बी. प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ बेस क्लास आर एक्सेसिबल. बेसिकली एक्सेसिबल होते हैं वो. ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है. Next is runtime polymorphism can be achieved by accessing virtual functions through the pointers of base class, accessing virtual functions through the object, the derived class, none of these. So the correct answer is A, accessing virtual functions through the pointers of base class. तो जब भी हम वर्चुअल फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो आपके पास क्या होता है कि दो फंक्शन बेस क्लास में भी सेम नेम से फंक्शन है और डेराइव क्लास में भी सेम नेम से फंक्शन है. और हम बेस क्लास का पॉइंटर अगर ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम किस ऑब्जेक्ट का, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का या डेराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस उस बेस क्लास के पॉइंटर में डाल रहे हैं. तो उससे एक्चुअल में रन टाइम में पता चलता है कि किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फंक्शन कॉल होता है. So this is basically runtime polymorphism, which is accessed by using virtual functions. Next is what keyword is class specification helps to hide data? Public, private, static, void. So the correct answer is private. And the next is if a data item is declared as a protected access specifier, then it can be accessed anywhere in the program by the base and derived class, only by base class, only by derived class. So the correct answer is B, by the base class and derived class. जो भी आपने प्रोटेक्टेड जहां भी आपने प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर लिया होगा तो वो आपका बेस क्लास में भी और डेराइव क्लास में भी दोनों में एक्सेसिबल होता है. प्राइवेट जो है वो सिर्फ बेस क्लास में होगा और पब्लिक आपका एनीवेयर इन द प्रोग्राम एक्सेसिबल होता है. ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट and subscribe the channel for more upcoming videos, and if you have any doubts, post them in the comment section. Thank you so much.